वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कंपटीशन अहेड में। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी करेंगे। DSSB, KVS, सुपर टैट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट का टैट हो, सी टैट हो, इसमें ये जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कराया है ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। और इसमें हम NCERT और अरुण कुमार सिंह जी की जो बुक आती है उसको कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले भैया, व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकी मतलब होता है सोल और लोगोस मतलब होता है स्टडी, यानी कि आत्मा का ज्ञान। ये डेफिनेशन कब दे दी थी? प्लेटो और अरस्तु ने 4th सेंचुरी BC में ये डेफिनेशन हमको दे दी थी कि भैया हमारी जो साइकोलॉजी है वो है आत्मा का ज्ञान। अच्छा, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इवोल्व होता है। उस टाइम याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि ये सब्जेक्ट नहीं था। प्लेटो और अरस्तु जी ने उस वक्त इसके बारे में यही कहा था कि ये आत्मा का ज्ञान है। अच्छा, इसके साथ में ये भी बताया कि दिस थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिलोसफी। अच्छा, फिलोसफी क्या होता है भाई? फिलोसफी है दर्शन शास्त्र, स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। सारे सब्जेक्ट इसी से निकले हैं, फिलोसफी से ही। और उस वक्त ये जो साइकोलॉजी आज हम अलग सब्जेक्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, ये उस टाइम इसका पार्ट था। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, प्लेटो और अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल उस टाइम फोकस कर लिए था, उस टाइम 4th सेंचुरी BC में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, साइकोमोटर स्किल्स पे और लिमिटेशन ऑफ मोरल एजुकेशन पे। कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हम करते हैं, समावेशी कक्षाएं बनाएंगे, ये बनाएंगे, आज ये 4th सेंचुरी BC में बात हो चुकी है। तो आप इनको भी अंडरलाइन कर लीजिए और अपने नोट्स में इनको लिख लीजिए भाई। और आपको एक बात और बता दूं कि एरिस्टोटल साहब, जो हमारे एरिस्टोटल साहब थे, वो रियलिज्म पे बिलीव रखते थे, यथार्थवादी थे। ये क्वेश्चन DSSB में ऐसे का ऐसा पूछा गया है। अभी की बार जो DSSB के ये 1 महीना लॉन्ग पेपर चले हैं, ये लिख लेना कहीं भी। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद में बिलीवर थे बहुत बड़े। और सबसे बड़ी बात, ये पहले बंदे थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एसोसिएशन बिटवीन आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या है आइडियाज? मतलब हमारे विचार, और अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारा अधिगम। कि ये विचार आते हैं तो उससे अधिगम होता है। इनके बीच में सहचार्य एसोसिएशन बनाया था अरिस्टोटल साहब ने। ये बात याद रख लेना और रियलिज्म वाली बात लिख लेना भाइयों। अब बात आते हैं अपने अगले स्लाइड पे कि साइकोलॉजी इन लेट 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टिल 1870s। अच्छा, यहाँ पे जो 17th सेंचुरी तक और 1870 के बीच की बात है कि कैसे कैसे साइकोलॉजी का विकास हुआ। जो साइकोलॉजिस्ट मेनली, मैंने यहाँ पे डेट भी इसलिए मेंशन कर दी है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, हिंट मिल जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आया था एक कि हमारे एक बहुत बड़े बिहेवियरिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं इयान पावलोव साहब, उनको मिला था क्या? नोबेल पुरस्कार। तो ये जो डेट लिखी है, अब आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो इनका पीरियड है, जिस पीरियड में ये रहे हैं, वो कौन सा है। क्योंकि जो क्वेश्चन आया था इयान पावलो से रिलेटेड वो ये था कि उनको मिला है नोबेल पुरस्कार 1904 में, जो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। मैं लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लेना उसको साथ में कॉपी पे। और 1904 ऑप्शन में था, और साथ में वहाँ पे ऑप्शन थे जॉन लॉक, इमैनुअल कांट और डेविड ह्यूम। और ये बात आप देखो कि जिसको भी अंदाजा है कि ये तीनों किस पीरियड में रहे हैं, वो सीधा इयान पावलोव लगा देगा। तो कई बार अगर दिमाग में नहीं भी आता है, वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन कई बार अगर नहीं दिमाग में आया तो आप इस ऐसे भी स्ट्राइक आउट कर सकते हो अपने जो बेकार के ऑप्शंस हैं और आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए थोड़ा डेट्स पे भी एक बार नज़र मार लेना कि किस किस मनोवैज्ञानिक का, फेमस मनोवैज्ञानिकों का, प्रोमिनेंट मनोवैज्ञानिकों का क्या टाइम लाइन रही है। अब हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारी कहाँ से चेंज, पहले सोल थी। अभी तक हमने जो 4th सेंचुरी BC में पढ़ा था वो सोल थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है माइंड पे, यानी कि जो मन है। अब ये जो पहले आत्मा का ज्ञान था, अब ये मन का, माइंड का ज्ञान हो गया है। तो देख रहे हैं आप, साइकोलॉजी अब इवोल्व करना शुरू करेगी और ये बन जाती है, सोल को काट देती है। अब क्या बन जाती है? माइंड का ज्ञान, और ये बन जाती है स्टडी ऑफ द माइंड। और अराउंड 1870 साइकोलॉजी बिकेम अ सेपरेट सब्जेक्ट विद स्टडी ऑफ माइंड इन इट्स कोर। अब ये मन का ज्ञान, मन का विज्ञान बन गई है 1870 के आसपास। और 1870 क्यों? क्योंकि 1879 में, याद करो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। विलियम वुंड साहब ने क्या किया था वो आपको अगली स्लाइड में पता चल जाएगा। तो 1879 इज द ईयर, और कई बार ये डेट भी पूछ ली जाती है कि कब या किस दशक के आसपास साइकोलॉजी अलग हुआ, ये फिलोसफी सब्जेक्ट से अलग हो गया था। अब ये इसको एक दर्जा मिल गया था सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जुआन विवास 1493 से 1540 AD हैं। इन्होंने दिया है भाई इंडक्शन मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन,
ह्यूमनिस्टिक लर्निंग और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडक्शन निगमन विधि हो गई, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब प्रोक्ष जो पर्यवेक्षण होता है वो। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग मतलब मानवीय आचरण होना चाहिए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिगत विभिन्नता की भी इन्होंने बात करी है उस वक्त। और अगले हमारे स्कॉलर थे जॉन कॉमनियस, 1592 से लेके 1670 एडी। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंपॉर्टेंस बताई एज की, जो हम करते रहते हैं ना, मैच्योरेशन जरूरी है कि लर्निंग के लिए, कि मोटिवेशन जरूरी है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि भैया एज के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप चौथी कक्षा के बच्चे को आप 10वीं कक्षा का गणित समझा देंगे, नहीं। एक फोर्थ क्लास का बच्चा वही सीख सकता है जो उसकी एज उसको कहेगी, जितना उसके अंदर सामर्थ्य होता है। तो मैच्योरेशन के बारे में इन्होंने उस वक्त बता दिया था। अब आते हैं भाई जॉन लॉक साहब पे, 1632 1704 एडी। फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म, अनुभववाद के जनक कहते थे इनको, कि बच्चा अनुभव करके सीखेगा। साथ में इन्होंने इंपॉर्टेंट टर्म दी, हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के टैटो एग्जाम को पूछ लिया जाता है, टेबुला रासा। बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है, उसको जैसा आप सिखाओगे, जो भी उस पर लिखोगे, बच्चा वैसा ही बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया कि पर्सन लर्न बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, बच्चा बाह्य कारणों से सीखता है। यानी कि इन्वायरमेंट का भी इन्होंने बताया कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। तो इसको आप मतलब लिख लेना अलग से कि ये जॉन लॉक ने बताया था। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा बता दूं कि ये जितने भी स्कॉलर्स के यहाँ पे नाम है ना, जोहान विवास, जॉन कॉमनियस, जॉन लॉक, जे रूसो, जे पेस्टोलोजी, जॉन हर्बर्ट, ये सब जे से हैं, ताकि थोड़ी सिमेट्री से आपको याद रहे कि इतने जे से इतने थे और आपको उसके बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं रूसो साहब की। इमाइल नाम की बुक थी, पब्लिश हुई थी 1762 में, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। और इन्होंने लिखे थे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पेडागोजी, और ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको ठीक कर लेना। और नेचुरल इंक्लिनेशन, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक रुझान होते हैं बच्चे के, कि किसी बच्चे को ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी बच्चे को गणित, किसी बच्चे का रुझान होता है इंजीनियरिंग में, तो उसको उसके रुझान के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। ये बताया था किसने? जे रूसो साहब ने। अब बात कर लेते हैं जे पेस्टोलोजी जी की। 1746 में जन्म, 1827 में इनकी डेथ हो गई। और फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे भाई, फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। और फिट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी इन्होंने ही शुरुआत की थी उस कथन की। दो चीज़ें लिखवा लेना, क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आया हुआ है। फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। अब बात करते हैं जॉन हर्बर्ट साहब की, 1776 से 1841। और 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान दिए हैं, कौन भूल सकता है इसको, तो रट लेना है आपको। और फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी इनको कहा जाता था। तो ये बात आपको दोनों याद रखनी है। जॉन हर्बर्ट साहब, इनकी डेट का थोड़ा सा आपको बस इनके डेट, देखो डेट ये याद नहीं करनी है, आपको हल्का सा दिमाग में रहना चाहिए कि भाई इतने से इतने तक। अबे भैया, एडवेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फंक्शनलिज्म, यानी कि संरचनावाद का उदय और फंक्शनलिज्म का भी उदय। जॉन हर्बर्ट के काम से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए विलियम वुंड साहब, जिनका जन्म 1832 और मृत्यु 1920 में था, कि इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी खोल दी 1879 में। कहाँ? लिप्जिंग, जर्मनी में। ये बिल्कुल याद तो रखना, ये तो होना ही चाहिए आपको याद, वरना मनोविज्ञान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं भाई। फादर ऑफ साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता है। और जो ये लिप्जिंग शहर है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, जिन्होंने कम्युनिज्म के बारे में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आ सकता है वैसे, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और इनके टाइम में जो संरचनावाद शुरू हुआ, इसमें साइकोलॉजी को फिर मतलब एक और शिफ्ट देखना पड़ा। कहाँ से कहाँ तक? कि अभी तक पहले सोल था, माइंड था, अब क्या हो गया? मेंटल और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, यानी कि चेतन अनुभव। चेतन अनुभव, सोल से माइंड, और फिर अब चेतन। याद रखना भैया कि हमारे चेतन मन से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, संवेदना का, भाव का, रुदन का, ये सारे हमारे शिफ्ट मार गए, ठीक है। और वुंट और टिचनर ने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरलिज्म। ये भी सवाल आता है, कहीं वुंट तो आपको याद ही रह जाता है, लेकिन टिचनर साहब को भी याद रखना है। स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की थी, संरचनावाद की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंसेशन यानी कि संवेदना, और फीलिंग यानी कि भाव, ये ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के, चेतन अनुभवों के। तो इसको याद रखना है। लेकिन इनकी एक थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात क्या थी कि इन्होंने सिर्फ फोकस किया किस पे? कॉन्शियस यानी कि चेतन मन के कामों पे तो इन्होंने फोकस कर लिया, और बाकी जितने भी अदर इम्पोर्टेंट वो थे उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया।
कि भैया बाकी सब और कुछ नहीं होता, सिर्फ चेतन मन में जो भी हम जागते बूझते समझते हुए करते हैं वही सारी गतिविधियां मनोविज्ञान में शामिल करने योग्य हैं, बाकी नहीं है। ये इनकी कहानी थी, और यहीं पे जो है इनका खराब हुआ। क्योंकि देखो, अब सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने सपनों पे तो किताब लिख दी, अचेतन मन के ऊपर ही उन्होंने अपनी सारी खोज की। चलिए अब बात करते हैं विलियम जेम्स साहब की। 1842 से 1910 फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका है। ध्यान रखना ये बात, कई बार बच्चों को फंसाया जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछ के विलियम जेम्स और विलियम वुंड दोनों डाल दिया जाता है। अमेरिका आएगा तो ही विलियम जेम्स साहब ठीक होंगे। ये पूरे वर्ल्ड के जनक विलियम वुंड साहब हैं, और अमेरिका में विलियम जेम्स साहब है। इन्होंने फंक्शनलिज्म की शुरुआत की थी अमेरिका में। बहुत ही फेमस बुक थी इनकी एक, की प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और उनके प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स थे जीएस हॉल साहब और जॉन डीवी। इन्हीं के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म को आगे बढ़ाया है। और जीएस हॉल ने तो इस्टेब्लिश कर दी थी क्या, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिका में ही। और जॉन डीवी साहब ने पहली लेबोरेटरी विलियम वंड ने कहाँ खोली थी, जर्मनी में। इन्होंने खोली शिकागो यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा एक्टिव लर्नर, और इन्होंने फोकस किया होलनेस पे। भैया जो होलनेस बाद में इनसाइट थ्योरी के आगे कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये सब जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ये बोलते थे, इन्होंने उस टाइम बता दिया। और सबसे जरूरी बात, एजुकेशन फॉर ऑल वाली बात कही कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, भैया सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं भैया बिहेवियरिज्म पे। दुनिया को हिला के रख दिया इस बिहेवियरिज्म ने, मनोविज्ञान की दुनिया को। बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, इवान पावलोव साहब, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड सी टोलमैन, बीएफ स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा। क्या नहीं किया इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इन व्यवहारवाद को ले आए, बोले भैया जो सामने दिखेगा उसको मानेंगे और उसी पे ही हम अपने फोकस रखेंगे। इन्होंने बोला बिहेवियरिस्ट जो थे वो पॉजिटिव साइंस, साइकोलॉजी को कंसिडर कैसे करते थे, एज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। और सबसे बड़ी बात, बिहेवियर क्यों, क्योंकि इसको हम सामने से देख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों, कैसे वाले सवाल पूछ सकते हैं इसमें हम। और भैया इसकी एक डीमेरिट भी रह गई कि बिहेवियर अलोन इज नॉट अनफ एंड कैन बी मीनिंगलेस विदाउट द एक्सपीरियंस और मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन। खाली बिहेवियर से पता नहीं चलेगा, वही व्यवहार कर रहा है तो ठीक है, लेकिन क्यों कर रहा है, दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो वैसे व्यवहार करने पे मतलब उतारू हो गया है, क्यों रोए जा रहा है कोई बच्चा। तो ये पता करने के लिए साइकोलॉजी यहाँ तक संतुष्ट नहीं हुई कि भाई खाली पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है, फिर इसको अपनी ये डेफिनेशन भी छोड़नी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स क्या है। तो देखो दोस्तों, स्टार्ट हुई सोल से, फिर गई माइंड पे, और फिर मेंटल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे, और फिर बिहेवियर पे चली गई थी। तो अब आप ये समझ लो कि आत्मा, मन, चेतन एक्सपीरियंसेस और व्यवहारवाद, अब सबको छोड़ दिया है, और अब एक नई एमलगमेशन हुआ है, मिश्रण हुआ है किसका, बिहेवियर और मेंटल एक्टिविटीज जो दिमाग के अंदर चलती है, और इन्वायरमेंट जिसको ये अफेक्ट करता है साइकोलॉजी पूरी तरीके से। या आप ये भी कह सकते हैं ये तीनों ही चीजें एक व्यक्ति की साइकोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। तो जब भी डेफिनेशन के लिए ऊपर कोई भी कथन आए या साइकोलॉजी से ऊपर कोई भी प्रश्न आए पेपर में, तो हमेशा ये देखना है कि ये उस स्टेटमेंट में, डेफिनेशन में ये तीनों चीज अगर मिल रही है, हल्का हल्का आपको कॉन्सेप्ट में दिख रहा है उस डेफिनेशन की कोर में, तो ही आपको उसको साइकोलॉजी की डेफिनेशन मानना है, नहीं तो नहीं मानना है। मेंटल एक्टिविटीज होनी ही होनी चाहिए, बिहेवियर उसमें होना ही होना चाहिए, तभी वो पूरी साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी। ओके, खाली मेंटल से भी नहीं और उससे भी नहीं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, कि भैया ये एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन जो है लैटिन वर्ड एडुकेयर से बना है, जिसका मतलब है टू ट्रेन और टू मोल्ड, यानी कि ढांचे में ढाल देना या ट्रेन करना, सिखाना। और भैया पुराने समय में क्या होता था, एजुकेशन का मतलब होता था एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो व्यक्ति लगे हुए हैं, और जो सिखाने वाला है उसका सोल पर्पस यही है कि बस नॉलेज पास कर दे, यानी कि इंफॉर्मेशन दे दे, इतना ही उसका काम होता था। लेकिन आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर का भी डेवलपमेंट है, और अब तो भैया टीचर का भी डेवलपमेंट बोलते हैं कि खाली स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, शिक्षक महोदय आपका भी हो रहा है, क्योंकि आप भी लाइफ लॉन्ग लर्नर ही हो। L3 टीचर याद करो, NIOS की किताब वाला। और भैया थोड़ा डेवलपमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना, उसमें R लग गया था। और ये मोर ओवर एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सोशल प्रोसेस बाय विच ऑल राउंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल ऑफ ए पर्सन। सामाजिक प्रक्रिया हो गई है अब ये,
क्योंकि इसी से ही सर्वांगीण विकास पॉसिबल है, किसी भी व्यक्ति, स्टूडेंट, किसी का भी। और भाई अब बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। सीधी सी बात है भैया, स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या है ये साइकोलॉजी, क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? भाई लोग सीखते कैसे हैं, टीचिंग मेथड्स में क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश कैसे देने हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या इम्पोर्टेंस है शैक्षणिक मनोविज्ञान में, ये डेफिनेशन है। और यही आप हमको पूरा इसमें पढ़ना है। अभी क्या है ये, इट इज़ ए हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बोथ इन द प्रोसेस। इफ एजुकेशन इज एंड, मतलब एजुकेशन मंजिल है, आपको एजुकेट करना है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसका साधन है, सीढ़ियाँ है जिन पे चढ़ के आप एजुकेशन तक पहुंचेंगे। बिना एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान के बिना आप एजुकेशन नहीं दे सकते किसी को भी। और प्लेटो और अरस्तु ने तो 4th सेंचुरी बीसी में भी एक स्पेशल मेथड, फैकल्टी थ्योरी, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वो खोज निकाली थी अपने लर्नर की नीड्स को कैटर करने के लिए। अब एक बात और, डेस्कार्ट्स और रूसो, इसका भी क्वेश्चन आया था भाई DSSB में सीधा। आल्सो एग्रीड विद अरिस्टोटल, वांट्स टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये भी चाहते थे कि जो भाई मानवीय गुणों वाला हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में होने चाहिए। क्वेश्चन आया था DSSB में कि रूसो किसकी तरह सोच रखते थे, और उसमें यथार्थवाद वाली बात डाल दी थी, और अरिस्टोटल यथार्थवादी थे तो रूसो भी वैसे ही थे, ये याद रखना है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको ये प्रेजेंटेशन लगा। कोई कमी हो तो भैया हम ठीक करेंगे। थोड़ा सा आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने निकट भविष्य में ला सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।